वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग सबसेट की थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। सेट्स हमारा टॉपिक रन हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं हर वीडियो में एज अ होमवर्क आपको देता हूँ। अच्छा लगता है, लगभग सभी लोग अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं मैं चाहूँगा वो लोग प्रॉपर पार्टिसिपेट करें, ये बेहद ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि हम लोग क्या सीख सकते हैं इस आज की क्लास में। टॉपिक हमारा जो है वो है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में कितना हम लोगों ने अभी तक सीख लिया है इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर हमने सीखा रिप्रेजेंटेशन, फिर हमने सीखा नोटेशन, फिर हमने सीखा सेट्स के टाइप्स, और इसके बाद फिर हमने सीखा रिलेशन। ठीक है, अब रिलेशन की जब बात करते हैं तो रिलेशन में हम लोगों ने सीखा था रिलेशनशिप बिटवीन, और यहाँ से दो ब्रांचेस क्रिएट हो गई थी, अ सेट एंड एन एलिमेंट। याद आया? अ सेट एंड एन एलिमेंट के बीच में आपने सीखा, क्या सीखा? ये सिंबल जिसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसी के साथ में एक और भी ब्रांच आपने इसी में सीखी जिसमें कहा था बिटवीन टू सेट्स। बिटवीन टू सेट्स, टू सेट्स के लिए मैंने आपसे कहा था कि आपके पास चार तरह के सिंबल्स जाएंगे, या तो ये जाएगा, या फिर ये, या फिर ये, और या फिर ये। कुल मिलाकर के इन चार में से कोई एक। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सिंबल बहुत कम इस्तेमाल होता है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बेसिकली हमारा काम क्या है, तीन पर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ट्राइकोटोमिला मैंने आपको यहाँ से होल्ड करा करके दिखा दिया। फिलहाल ये टू सेट्स के बीच में इस्तेमाल होता है, तो सवाल ये उठता है कि ये टू सेट्स के बीच में कब इस्तेमाल होते हैं। और आज की क्लास में बेसिकली हम लोग इन सिंबल्स को सीखेंगे और साथ ही समझेंगे कि ये टू सेट्स किस तरीके के सेट्स होते हैं। सेट थ्योरी की ही सीरीज में आगे बढ़ते हैं और जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है सबसेट। ठीक है, सबसेट। अब समझते हैं कि सबसेट होता क्या है। देखो बच्चे, एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल से पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद में मैथमेटिकली हम लोग टॉपिक को अडॉप्ट करते हैं। राइस, आप जानते हैं, चावल पकाएंगे चावल को, ठीक है, मगर प्रेशर कुकर में नहीं पकाएंगे। इसको पकाएंगे हम लोग एक बिग बाउल। बिग बाउल मतलब भगोना। हमने क्या किया, ये लिया, हमारे पास आ गया भगोना या पतीली, कुछ भी आप ले सकते हैं। आपने इसमें क्या किया, कुछ राइस डाला, राइस के बाद में इसमें कुछ वाटर को मिक्स किया, फिर आपने क्या किया, इसको गैस के ऊपर रख दिया। अब देखते हैं होता क्या है। प्रेशर कुकर में खास बात होती है, एक सीटी या दो सीटी के बाद हमको पता चलता है कि चावल पक गया है। इवन देन अभी तो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि आप जब परचेस करने जाते हैं राइस को, तो आप दुकानदार से ही पूछ लेते हैं कि भैया कितने सीटी में पकेगा। वो आपको बेसिकली बता देता है कि 2 सीटी में या 3 सीटी में ये पकेगा, तो फिर आप समझ जाते हैं। लेकिन बच्चा, जो पतीली में जब हम लोग पकाते हैं तो इसमें सीटी वाला सिस्टम नहीं होता है। हमें क्या करना होता है, बार बार चेक करना होता है। हालांकि जो लोग थोड़ा सा गाँव के बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझते होंगे। गाँवों में आज भी चूल्हे के ऊपर ये बड़ी सी हांडी रख करके उसमें चावल पकाया जाता है। अब चावल पका है या नहीं पका है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक बिग स्पून लेते हैं। बिग स्पून मतलब समझ रहे हैं, बिग स्पून मतलब एक बड़ा कंछुल। एक बड़ा कंछुल, कंछुल मतलब कंछुली भी कुछ लोग इसे बोलते हैं, सब अपना अपना है। बिग स्पून से ही हम लोग समझेंगे। बच्चा, आपने क्या कि एक बिग स्पून को इस बाउल में डाला और आपने कुछ राइस को यहाँ पर लिया। अब आप क्या करते हैं कि इनको प्रेस करते हैं। जो हमारे पास राइस के जो दाने हैं, आपने इनको प्रेस किया। बच्चा, अगर ये दाने पक गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो पूरी की पूरी पतीली है ये पक चुकी है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? और अगर ये हमारे चावल के कुछ पीसेस नहीं पके हैं तो इसका मतलब क्या है कि अभी ये जो पूरी हमारी हांडी है ये अभी नहीं पकी हुई है, इसको थोड़ा सा अभी हमें और हीट देने की जरूरत है। क्या इतनी बात समझ पाए? अब यहाँ पर जो ज्ञान वाली बात है वो ये देखो, ये जो आपके पास कुछ पीसेस हैं, इन कुछ पीसेस के बिहाफ पर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर पा रहे हैं कि वास्तव में यहाँ पर हो क्या रहा है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? ये है बच्चा सेट, जो एक ह्यूज अमाउंट पर आपको चीजें दिख रही हैं और उसी का जो कुछ पार्ट आपको पार्शियल पोर्शन देखने को मिल रहा है उसी को बोलते हैं सबसेट। सबसेट ऑलवेज कंटेन्स दी ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ अ सेट, यानी सबसेट के पास सेट की सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसा कि अभी आपने देखा कि अगर ये कुछ चावल पक गए हैं तो फिर इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो हमारा भगोना था वो पक चुका है। अदरवाइज
अदरवाइज अभी इसको कुछ पकाने की और जरूरत है। ये हम किसके बिहाफ पर बता पाए, हमने इसके सबसेट के बिहाफ पर बता दिया। जब सेट हमारा बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है, सबसेट का इस्तेमाल कब करते हैं, जब सेट हमारा बहुत ज्यादा लार्ज होता है। जब सेट बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है तब उस सेट की इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, सबसेट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो अब बेसिकली हम लोग समस्या हमें पता चल चुका है कि सबसेट क्या है। तो अब हमारे सामने समस्या ये है कि व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द सबसेट। अब देखो सबसेट की अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करते हैं तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में तुमको पहले कलेक्शन से क्योंकि स्टार्ट किया तो सेट द कायदे। तो पहली डेफिनेशन हमारे पास गिवन किया, सब कलेक्शन विच इज इटसेल्फ अ सेट इज कॉल्ड द सबसेट। एक किसी भी कलेक्शन का एक सब कलेक्शन जो खुद में ही एक सेट को बना पाए उसी को हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। ये इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन है। आगे चल करके मैंने एक चार्ट आपको शायद दिखाया भी था जिसमें सेट थ्योरी आगे एडवांस होकर के फिर ग्रुप रिंग इंटीग्रल डोमेन फील्ड काफी आगे चली जाती है। तो जब वहां पर आप स्टडी करेंगे तो आपको यही डेफिनेशन देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी आपकी बुक से मैं बता देता हूं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग अ सेट ए is said to be a subset of B। a set A is said to be, इसको हम क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। a set A is said to be a subset of B if all the elements of set A in a set B। क्या कहा, अगर सेट A के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर है, सेट B के अंदर हैं, तो सेट A किसका सबसेट बोला जाएगा, सेट B का सबसेट बोला जाएगा। क्या बात बताइए आपको, एक बार फिर से बोलेंगे। a set A is said to be a subset of B। set A is said to be a subset of B। एक सेट A को हम तभी B का सबसेट बोलेंगे इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट A इज इन अ सेट B। अगर सेट A के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर पाए जा रहे हैं, सेट B के अंदर पाए जा रहे हैं। यहां पर देखो ये ब्लॉक जो बना हुआ है ये किसका है, ये सेट A का है, और सेट A के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर है, सेट B के अंदर है। तो फिर जो सेट A होगा वो क्या बोला जाएगा, सेट B का सबसेट बोला जाएगा। अब अगर A और B के बीच में अगर हम इसी रिलेशनशिप को होल्ड कराते हैं तो आप बताओ ये वाला सेट A होगा या ये वाला सेट A होगा। ये आपके लिए होमवर्क रहा, आपको बताना है। ये रहा आपके लिए HW की इसमें कौन किसका सबसेट होगा। मैंने क्या कहा, आपको नाम देना है, ठीक है। चलो अच्छा नाम आप देंगे, आप बताएंगे इसमें A कौन सा है, B कौन सा है, ठीक है। सेट A is said to be a subset of B। डेफिनेशन को फिर से बोल रहा हूं, सेट A is said to be a subset of B। सेट A को सेट B का तभी सबसेट कहेंगे when if all the elements of a set A is also in a set B। अगर सेट A के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर पाए जाते हैं, सेट B के अंदर पाए जाते हैं, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि सेट A is a subset of B। अब जब सबसेट की बात हो चुकी है तो सबसेट की एक जो सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी उस डेफिनेशन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अ सब कलेक्शन व्हिच इज इटसेल्फ अ सेट इज कॉल्ड अ सबसेट। अ सब कलेक्शन व्हिच इज इटसेल्फ अ सेट। यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट बात आ रही है वो क्या आ रही है, इटसेल्फ अ सेट, ठीक है। ये है हमारे लिए ज्ञान वाली बात। इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि जो सब कलेक्शन है यानी जो सबसेट है वो खुद में ही एक सेट बना रहा होता है। क्या इतनी बात समझे, यानी सब सेट में अगर सब को हटा देते हैं तो वो ऑटोमेटिक एक सेट क्रिएट कर रहा है। इसलिए अभी यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ था कि ये जो चार सिंबल्स है, ये चार सिंबल्स बेसिकली टू सेट्स के बीच में इस्तेमाल होते हैं। तो अभी आपको समझ आ रहा होगा कि ये टू सेट्स क्या क्या है, मतलब एक सेट होगा एक सबसेट होगा। याद रखेंगे जो सबसेट होता है वो एक्चुअल में अगर हम उसको जैसे ये कोई भी एक पोर्शन हमने ले लिया, इसका मैथमेटिकल एग्जांपल पहले देखते हैं। ए बी सी, ये रहा हमारे पास एक सेट ए और एक सेट हमने बी ले लिया, केवल ए बी। अब देखो सेट बी के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर हैं, सेट ए के अंदर हैं। जिसके एलिमेंट्स जिसके अंदर होंगे, जिसके एलिमेंट्स जिस सेट के अंदर होंगे वो सबसेट बोला जाएगा। यानी सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए के अंदर हैं, तो जाहिर सी बात है कि बी जो है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। जबकि डेफिनेशन में भी हम क्या बता रहे थे, अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए इज आल्सो इन अ सेट बी। इसका मतलब क्या है कि डेफिनेशन में हम ए को छोटा बता रहे हैं, बी को बड़ा बता रहे हैं, जबकि यहाँ पर देखो बी छोटा है ए बड़ा है। फिलहाल एक बार फिर से अडॉप्ट कर लेते हैं। इस बार हमने सेट ए बी सी से लेकर के एक्स वाई जेड तक हम चले गए। कहां तक चले गए, एक्स वाई जेड तक चले गए। अब यहां से हमने सेट बी को अडॉप्ट किया, सेट बी हमने अडॉप्ट कर लिया, सेट बी हमने इसको सेट बी ले लिया, इसको हम सेट ए अडॉप्ट करते हैं और यहां पर हमने ले लिया ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ वॉवेल्स। अब देखो क्या सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर नहीं है, बिल्कुल है। तो इससे हम बताते हैं कि जो सेट ए है, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब देखो बच्चा तुमको समझाना क्या चाह रहे थे, समझाना ये चाह रहे थे कि जो सबसेट होता है वो खुद में ही एक सेट होता है। अगर हम उसके जो जिसके अंदर से वो आ रहा है उस सेट को हम हटा दें, यानी कुल मिलाकर के अगर हम इस बी को यहां से रफ कर देते हैं, अगर इस सेट बी को हमने यहां से बच्चा रफ कर दिया, तो अब आप इसको देखें तो ये आप सिंपली बता सकते हैं दिस इज अ सेट ऑफ
वॉवेल्स। ये क्या है, ये वॉवेल्स का एक सेट है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो सबसेट जो होता है वो खुद में ही एक सेट बना रहा होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है वो मैंने अभी आपको बता दिया है। अ सब कलेक्शन विच इज इटसेल्फ अ सेट इज कॉल्ड अ सबसेट। एक सब कलेक्शन जो खुद में ही क्या बना दे, एक सेट बना दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। हालांकि सेट क्या होता है ये प्रीवियस वीडियोस में आपको मैं बता चुका हूं और आपने उसे सीखा भी होगा, समझा भी होगा। फिलहाल यहां से अभी हम लोग पहुंच पाए हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब अगर सिंगल एक ही सेट ए है तो फिर बच्चे किसी का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ये खुद में ही एक सेट बना रहा है। हाँ, सबसेट होने के लिए आपको अभी मैंने बताया कि सबसेट होने के लिए इसके पास एक और भी अनदर सेट होना चाहिए, और वो इस तरीके का सेट होना चाहिए जिसके अंदर इसके सारे एलिमेंट्स उस सेट के अंदर जा रहे हो। जैसे कि अभी आपने देखा ए ई आई ओ यू, यहाँ पर ए ई आई ओ यू इस सेट के अंदर अभी आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। होमवर्क आपको समझ आ गया, आपको बताना है कि कौन सा सेट ए होगा, कौन सा सेट बी होगा और कौन किसका सबसेट होगा। अगर हम इसको ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, तो फिर ए बी का सबसेट है या फिर बी ए का सबसेट है। अगर इसको ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, तो फिर क्या है। कुल मिलाकर के एक्सप्रेस मैं आपको ये करना चाह रहा था कि ये जो यहाँ पर टू सेट्स लिखा हुआ, यहाँ पर टू सेट्स का मीनिंग क्या है। तो जब भी हम सबसेट की बात करेंगे तो सबसेट से आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। नंबर एक, जिसके लिए भी सबसेट इस्तेमाल किया जा रहा है वो खुद में एक सेट बना रहा है, और दूसरी बात उससे ऊपर भी कोई एक सेट है जिसके अंदर से वो आ रहा है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? अब इन सिंबल्स का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इसको जरा समझ लेते हैं। सबसेट की ये जो थ्योरी चल रही है, ये सबसेट दो हिस्सों में बच्चा हो जाता है डिवाइड। ये कितने हिस्सों में बच्चा डिवाइड होता है? ये दो हिस्सों में हो जाता है डिवाइड। एक को हम नाम देते हैं प्रॉपर सबसेट, एक को हम नाम देते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। एक को हम नाम देते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक, ध्यान से समझते रहेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो जो प्रॉपर सबसेट हैं वो और इम्प्रॉपर है वो दोनों बताते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी बताते हैं और इससे अलग हट करके भी आपको बताते हैं। ठीक है, प्रॉपर सबसेट की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना। होता क्या है, होता है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या है बच्चा? इम्प्रॉपर सबसेट की कैटेगरी में वो सिंपली ए को रखते हैं। ठीक है, जो दिया गया है वो। देखो इसका डिस्क्रिप्शन अलग अलग बुक्स में अलग अलग लेवल पर है, हालांकि इतना डीप में आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन तब भी बता देते हैं। एक्चुअल फॉर्म पे इम्प्रॉपर के अंदर दो जाते हैं, एक फाई जाता है और दूसरा जो सेट दिया गया है खुद वो। जबकि प्रॉपर की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, जो इम्प्रॉपर नहीं है बस वही प्रॉपर है। क्या कहा गया? जो इम्प्रॉपर नहीं है वही प्रॉपर है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? जो इम्प्रॉपर नहीं है वही प्रॉपर सबसेट है। ठीक, तो इम्प्रॉपर की कैटेगरी में देखो दो जाते हैं। जब आप आईआईटी की बुक्स पढ़ेंगे तो आईआईटी की वेरियस बुक्स में आपको देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक दी संजय मिश्रा की आप बुक उठा करके पढ़ेंगे तो वहां पर ये दोनों को ही अडॉप्ट करते हैं, फाई को भी लेते हैं, ए को भी लेते हैं। जबकि इसके अलावा कुछ बुक्स आप पढ़ेंगे जस्ट लाइक दी प्रेम कुमार, तो इनकी बुक्स में आप देखेंगे तो वहां पर इम्प्रॉपर में केवल एक ही लगते हैं। ठीक है, उसको वो केवल फाई को ही अडॉप्ट करते हैं, बाकी किसी को नहीं लेते हैं। हालांकि इम्प्रॉपर में अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि विच वन इज करेक्ट, तो फिर मैं इसको आपके लिए प्रेफर करूंगा, क्योंकि आगे चल करके फिर जब आप ग्रुप, रिंग, इंटीग्रल डोमेन, स्क्यू फील्ड, फील्ड, इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं तो वहां पर ये दोनों ही हमें अडॉप्ट करने होते हैं। हालांकि 12th स्टैंडर्ड पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक या 12th स्टैंडर्ड पर जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये इम्प्रॉपर सबसेट की संख्या को एक रखते हैं, और प्रॉपर की जो संख्या होती है, यानी अभी यहाँ दो लिखे थे फाई और है, ये सिंपली फाई को अडॉप्ट करते हैं। इम्प्रॉपर में टू दी पावर n माइनस वन, उस एक को छोड़ करके बाकी जितने भी आ जाएंगे वो सब प्रॉपर में आ जाएंगे। याद रखेंगे अगर हम यहाँ पर दोनों को ले लेते हैं तो फिर बच्चा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2n माइनस टू। विवादित क्वेश्चन है 12th स्टैंडर्ड पर, क्योंकि कुछ बुक्स में आपको ये देखने को मिलता है तो कुछ बुक्स में आपको ये देखने को मिलेगा। जब ये देखने को मिलेगा तो सिंपली यहाँ पर ये होगा, और जब यहाँ पर ये देखने को मिलेगा तो यहाँ पर ये होगा। फिलहाल अभी आपको समझ आ चुका होगा। आपको अपने 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी से हम प्रोसीड करा रहे हैं, तो यहाँ पर टू दी पावर n माइनस वन और फाइव हम दो लेते हैं। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि सर ये टू दी पावर n आपने क्या चीज बता दी है। तो बच्चा टू दी पावर n जो यहाँ पर चल रहा है, ये टू दी पावर n एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ सबसेट को बता रहा है। किसको बता रहा है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट को। यहाँ से देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास कितने हैं बच्चा? इसके लिए फॉर्मूला होता है टू दी पावर n। सर कम बात समझ आती है, अभी भी कम बात समझ है। यहाँ पर n क्या है? तो बच्चा n को यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। n यहाँ पर है कार्डिनलिटी। क्या कहा? कार्डिनलिटी।
अब कार्डिनलिटी क्या होती है ये लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। कार्डिनलिटी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। मेरी बात समझे या नहीं समझे? कार्डिनलिटी से आपको इतना क्लियर हो कि कार्डिनलिटी क्या होती है? किसी भी सेट के अंदर मौजूद नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या बताती है? उसकी कार्डिनलिटी को बताती है। 2-3 सवालों के जवाब आप मुझे देंगे कार्डिनलिटी से। कार्डिनलिटी पर शायद कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं किया है। क्या कार्डिनलिटी कभी नेगेटिव हो सकती है? मैं जानना चाहता हूं कि कार्डिनलिटी क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? कार्डिनलिटी आप मुझे बताएंगे कि क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, क्या कार्डिनलिटी हमेशा फाइनाइट होती है? क्या कार्डिनलिटी हमेशा फाइनाइट होती है? आप ट्रू फॉल्स में बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन, कार्डिनलिटी से ये अडॉप्ट करते हैं, अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट है, क्या कहा? अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? आप बताएंगे इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी। इनफाइनाइट सेट 3 तरह से डिफाइन होता है, लास्ट वीडियो में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में मैं जानना चाहता हूं कि कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन और कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, अगर दोनों कार्डिनलिटीज को हम कंपेयर करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं? क्या इन दोनों की कार्डिनलिटीज को कंपेयर करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं? और अगर करा सकते हैं तो आप बताएंगे विच वन इज ग्रेटर, n बड़ा है या z बड़ा है अकॉर्डिंग टू दी कार्डिनलिटी। ये सवालों के जवाब आप मुझे देंगे, कार्डिनलिटी से रिलेटेड सवाल हैं। कार्डिनलिटी क्या होती है इसको मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, फिलहाल यहाँ पर बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। एक क्वेश्चन और बताएंगे, किसी भी सेट की कार्डिनलिटी मिनिमम में कितनी हो सकती है? क्या कहा? लीस्ट कार्डिनलिटी आपको बतानी है। लीस्ट कार्डिनलिटी आपको बतानी है, किसी भी सेट की मिनिमम में कितनी कार्डिनलिटी हो सकती है। बात समझे या नहीं समझे? मिनिमम पॉसिबल कार्डिनलिटी कितनी हो सकती है किसी सेट की, ये आप बताएंगे। इतने सवाल किससे रिलेटेड है? कार्डिनलिटी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर सर कम बात समझ आती है, टू दी पावर n का क्या सेंस है? तो बच्चा किसी भी सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उससे हमें ये पता चलता है कि असल में उसके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने जनरेट हो रहे हैं। सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा सा और देख लीजिए, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। कार्डिनलिटी से रिलेटेड इन सवालों के जवाब आप देंगे और देखते हैं कि आप टॉपिक को कितना बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं। यहाँ से देखो, टू दी पावर n, एक हमने सेट लिया और इसको डिफाइन किया a और b, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, दोनों चीजें यहीं से क्लियर कर देंगे। सेट a, इसकी अगर हम कार्डिनलिटी चेक करते हैं तो इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2, तो 2 आ गए। अब हम जानना चाहते हैं कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं। क्या कहा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो इसके लिए फॉर्मूला है टू दी पावर n। अरे n की वैल्यू तो हमने जनरेट कर लिया है, क्या है? 2। तो बच्चा आंसर क्या आया? 4। मतलब इसके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 4 होंगे। अब यहाँ पर ये जो n चल रहा है, यहाँ पर अगर कार्डिनलिटी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सिंपली na, अगर सेट a की बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट a, ऑफ अ सेट a। अब इसमें पिछली चीजों को समझने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा कंप्लीट फॉर्मूला आपके पास आ गया। हालांकि na अभी भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट a को रिप्रेजेंट कर रहा है। पिछली वीडियो देख लेंगे, समझ आ जाएगा। यहां से देखते हैं, अभी हमें ये बेसिकली पता चला है कि नंबर ऑफ सबसेट कितने जनरेट होंगे? 4 जनरेट होंगे। चलो 4 जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। 2-3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जिनको आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहली इसमें थ्योरम आती है कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। टाइप्स जब बताए थे तो वहां पर नल सेट, वाइड सेट, ये सब एक ही होते हैं, इनके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ था। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सिंगल एक कार्डिनलिटी उन सेट्स से स्टार्ट करते हैं जिनकी कार्डिनलिटी 0 है, फिर 0 के बाद 1 2 3 4, और ये तब तक कार्डिनलिटी को हम बढ़ाते चले जाते हैं जब तक कि हम एक्चुअली उस सेट की कार्डिनलिटी को नहीं गेन कर लेते हैं। अब यहाँ पर सेट की कार्डिनलिटी कितनी है? 2 है, तो यानी हम 0 से स्टार्ट करेंगे, कार्डिनलिटी 0 से स्टार्ट करके इसको हम तब तक एक्सटेंड करते रहेंगे जब तक कि हमें कार्डिनलिटी, मैक्सिमम कार्डिनलिटी 2 नहीं मिल जाती है। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, थ्योरम है, याद रखेंगे। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर सिंगल एलिमेंट अडॉप्ट करेंगे, यानी वो एलिमेंट्स अडॉप्ट करेंगे, उन सेट्स को पिक करेंगे जिनकी कार्डिनलिटी 1 है। तो यहाँ पर कार्डिनलिटी 0 है, यहाँ पर कार्डिनलिटी 1, यहाँ पर कार्डिनलिटी 1, 1 के बाद अब क्या आएगा? कार्डिनलिटी 2। कार्डिनलिटी 2 में 1 और 2, यानी हमें क्या करना है? पहले कोई एलिमेंट नहीं लेना है, पहले गिवन सेट से कोई भी एलिमेंट नहीं लेना है, फिर उन एलिमेंट्स को पिक करेंगे
1 मीन्स 1 by 1 एलिमेंट्स को पिक करेंगे, फिर 2 by 2 एलिमेंट्स को पिक करेंगे, फिर 3 3 एलिमेंट्स को पिक करेंगे, और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि हमको हमारा गिवन सेट मिल नहीं जाता है। आप जरा ध्यान से देखो तो 1, 2 यही है एक्चुअली गिवन सेट। यहाँ से एक दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव होती है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या कहा? एवरी सेट इज अ सबसेट टू इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट टू इटसेल्फ। हर सेट किसका सबसेट होता है? खुद का ही सबसेट होता है। दो चीजें बच्चे यहाँ से क्लियर होती है, 5 1 2 फिर 1, 2। याद रखना अभी जो बता रहे थे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो पहला और लास्ट होता है वो होता है इम्प्रॉपर। क्या कहा? जो पहला और लास्ट है वो है इम्प्रॉपर, और ये जो बीच वाली ब्रांच बच जाती है इसी को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं प्रॉपर। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? फर्स्ट और लास्ट क्या होगा? इम्प्रॉपर। जो बीच में फंस गए हैं वो क्या है? वो है प्रॉपर। यहाँ पर हालांकि जो अपनी डेफिनेशन लिखी हुई है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो फिर हमको यही लेना है। तो यहाँ पर अगर हम पूछेंगे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हैं तो आप बताएंगे 1 2 और 3। अभी मैं यहीं पर आपको ये बात बता रहा था, अगर हम n की वैल्यू को उठा करके यहाँ रख देते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? 2 2 जा 4 -1 मीन्स 3, और यहाँ से देखते हैं तो 1 2 3 एलिमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमें कितने देखने को मिल रहे हैं? 3 देखने को मिल रहे हैं। मैंने दोनों ही चीजों से आपको बता दिया है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी से भी आपको बता दिया और साथ ही साथ आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको बता दिया। तो फिलहाल इतनी बात को यहाँ से आप भूल जाते हैं। प्रॉपर और इम्प्रॉपर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 1-2 केसेस और अडॉप्ट करते हैं सबसेट के, जिससे कि बात थोड़ी सी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये एग्जाम्पल मुझे लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया है तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिसमें हमने अडॉप्ट किया ABC। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 3। कार्डिनलिटी सेट की कितनी हो चुकी है? 3 हो चुकी है। अगर कार्डिनलिटी 3 है तो हम जानना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 दी पावर 3 मतलब 8। चलो जनरेट कर लेते हैं। टोटल सबसेट देख रहे हैं तो सबसे पहले वो सेट क्रिएट करो जिनके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब वो सेट्स क्रिएट करो जिनके पास 1 1 एलिमेंट है, यानी कार्डिनलिटी इन सेट्स की क्या चल रही है? 1 चल रही है। फिर उन सेट्स को क्रिएट करो जिनकी कार्डिनलिटी 2 है, 1 2 2 3 आफ्टर देन 1 3, और फिर 1 2 3। इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओवरऑल अगर हम इस मैथमेटिकली इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं तब भी हमको पता चला टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 8 होंगे। जबकि यहाँ से भी हमको देखने को मिल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास कितने होंगे? 8 हैं। मतलब देख ही पा रहे हैं। तो यहाँ से फर्स्ट और लास्ट को अगर देख लेते हैं तो इम्प्रॉपर है और बीच में प्रॉपर की ये पूरी चेन फंसी हुई है। हमेशा इम्प्रॉपर के बीच में प्रॉपर होते हैं। अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इनिशियली ये जितने भी आपको ये फर्स्ट वाले को छोड़ करके बाकी लास्ट के जितने देखने को मिल रहे हैं ये क्या है? इम्प्रॉपर है। ये प्रॉपर है, बाकी जो ऊपर वाला है वो क्या है? वो इम्प्रॉपर है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आप समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। हालांकि प्रॉपर और इम्प्रॉपर के नाम से कभी भी आपके यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया जाएगा, मगर बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप चीज़ों को डीप में समझेंगे तो फिर ये आपको आगे इनकी ज़रूरत देखने को मिलेगी। चलो यहाँ से इसको भी रफ कर देते हैं और इसी के साथ में कुछ और भी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स अडॉप्ट कर रहे हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर सेट ऑफ होल नंबर, आप जानते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। फिर सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, आप जानते हैं P बाय Q के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करते हैं। Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। P एंड Q have no common factor and P, Q belongs to Z। इसी के साथ में सेट ऑफ रियल नंबर, आप जानते हैं सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स। बात समझे या नहीं समझे? हालांकि आज की ही क्लास में लाइव सीजन में किसी ने ये डाउट क्रिएट किया हुआ था। एक मैंने होमवर्क दिया हुआ था 1 × 2 देन 2 × 2 स्क्वायर 3 × 2 क्यूब एंड सो ऑन। देखो बच्चा, किसी भी रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लाने का एकदम आसान सा तरीका होता है। क्या कहा? किसी भी रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक आसान सा तरीका है, और वो तरीका आसान तब होगा जब आपको सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर अच्छे से आता होगा। सीक्वेंस एंड सीरीज को 10th क्लास में आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से भी जानते हैं, हालांकि सीक्वेंस सीरीज अलग अलग है। यहाँ पर 10th में आपने सीखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अच्छा नॉलेज है तो निश्चित तौर पर
आप सेट बिल्डर फॉर्म आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इसे रूल मेथड भी बोलते हैं, अदरवाइज आपको हमेशा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो आप अगर ये 2 स्क्वायर 2 क्यूब को रफ कर देते हैं तो ये देखो बन रहा है 1 2 3 4 5। तो जो इसका nth टर्म यानी जनरल टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब यहाँ पर 2, यहाँ 2 स्क्वायर, यहाँ 2 क्यूब एंड सो ऑन। तो एक चीज तो क्लियर है कि 2 तो सभी में कॉमन है, तो बच्चा ये 2 आ गया। अब देखो जरा ध्यान से, जो नंबर यहाँ है वही नंबर उसकी पावर पर है, जो यहाँ वो उसकी पावर पर, जो यहाँ वो उसकी पावर पर। तो ओवरऑल बेसिकली बन क्या गया, n इंटू टू दी पावर n। तो हमने कहा कि एक एलिमेंट है, अब अगर आप x से बताना चाहते हैं तो x बता दें, तो यहाँ पर n के प्लेस पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो हमने कहा x सच दैट x इक्वल्स टू n टू दी पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये बदल गया किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। हालांकि मुझे लगता है कि अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं, हमें ये चेक करना है कि कौन किसके अंदर है, यानी सेट ए सबसेट की बात चल रही थी। सबसेट की डेफिनेशन क्या बताया, सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए। सेट ए के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए किसमें, इन अ सेट बी। देखो क्या नेचुरल नंबर, क्या 1 2 3 इस W के अंदर है या नहीं है, तो बिल्कुल है। तो भैया ये जो W है ये है बड़ा और ये जो N है ये है छोटा, यानी N इज अ सबसेट ऑफ W। अब W जो है देखो 0 1 2 3 ये इसके अंदर पाया जाएगा। इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पर लिख देते हैं ब्लू कलर से, ये 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। अब आप देखें तो 0 1 2 3 ये पूरी चेन इस Z के अंदर है, तो मतलब ये जो Z है ये क्या है, ये भैया सेट है, और जो W हो गया वो क्या हो गया, सबसेट हो गया। सेम प्रोसेस Q के अंदर बच्चा ये होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं क्योंकि जो भी एलिमेंट्स फॉर्म हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ Z से फॉर्म हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो Z होगा वो Q के अंदर होगा, Q जो होगा वो R के अंदर होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं सेट R के पास खूब बड़ा बड़ा लिख दिया गया है ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो इससे पता चल रहा है कि जो Q होगा वो किसके अंदर होगा, R के अंदर होगा। ठीक है, अब ये जो बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि N इज अ सबसेट ऑफ W, क्या कहा, N इज अ सबसेट ऑफ W, तो ये एक थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट है, बड़ा स्टेटमेंट है। अब हम लोग यहाँ हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को भी समझना होगा। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वैसे मैथ भी एक लैंग्वेज है। तो हर यहाँ पर हर सिंबल का अपना यूजुअल मीनिंग होता है। यहाँ से देखते हैं, ये जब सिंबल इस्तेमाल होगा तो यहाँ पर इज अ सबसेट ऑफ डैश डैश डैश, यहां पर जो होगा ये भी यही होगा। अब सवाल ये है कि सर ये सिंबल कब यूज होगा, ये सिंबल कब यूज होगा। याद रखोगे जब भी प्रॉपर सबसेट की बात होती है तो ये सिंबल यूज होता है, जब भी इम्प्रॉपर की बात होती है तो ये सिंबल यूज होता है। बात समझे या नहीं समझे। अब फिर देखते हैं, देखो बच्चा ये सिंबल तो रहा सबसेट का, यहां पर एक सिंबल और आ गया है इक्वल का। अगर हम यहां से ये हटा दें, लगा रहने दो, अगर हम इसकी बात पूछते हैं तो हमने कहा x इज लेस देन y। ठीक, अब जब यहां पर हम ये लिखते हैं तो आप इसे पढ़ते हैं x इज लेस और इक्वल टू y, या तो x y से छोटा है या फिर उसके बराबर है। सेम प्रोसेस यहां पर अगर आप इस सिंबल को देखते हैं तो इसके पास दो सिंबल्स कंटेन है। सिंबल के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो अब क्योंकि पहले बता चुके हैं कि प्रॉपर इम्प्रॉपर आपके लेवल बहुत ज्यादा विवादित है और ज्यादा परेशान नहीं होंगे। इस सिंबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट ए रखा जाता है। मेरी बात समझे या नहीं समझे। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिस्क्रिप्शन है, आप बुक्स उठा करके पढ़ भी सकते हैं। तो इम्प्रॉपर सबसेट की कैटेगरी में किसको रखते हैं बच्चा, ए को रख देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको ए देखने को मिल रहा है। फिलहाल प्रॉपर इम्प्रॉपर के चक्कर में नहीं फंसो, आगे देखते हैं। इम्प्रॉपर के लिए बेसिकली क्या इस्तेमाल होगा, ये वाला सिंबल इस्तेमाल होगा। प्रॉपर के लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल होगा। यहां पर आप जब भी सबसेट की बात करेंगे तो वर्ड सबसेट अपने अंदर दोनों को कंटेन किए होता है, प्रॉपर को भी इम्प्रॉपर को भी। आप कभी ये नहीं बताएंगे कि वो उसका प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है तब तक जब तक कि क्वेश्चन में पुट अप नहीं किया जाए, वैसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। यहां पर सबसेट की कैटेगरी के अंदर से ही तो ये जनरेट हुआ है, इसके दो ब्रांचेस, इसलिए यहां पर भी स्टेटमेंट सेम ही आता है, स्टेटमेंट सेम ही आता है। मगर जब हम इस सिंबल को देखते हैं तो इस सिंबल को देख करके हम अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि असल में ये किस टाइप के सबसेट की बात कर रहा है। तो अब देखो, जैसे अभी हमने कहा n इज अ सबसेट ऑफ w, तो बच्चा हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर n फिल कर देना है और यहाँ पर w फिल कर देना है। ये देखो पूरा एक स्टेटमेंट बन गया, n इज अ सबसेट ऑफ w। बात समझे या नहीं समझे। इसी बात को यहाँ पर देखो इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो बच्चा पूरी चेन बनी हुई है, इस चेन को हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा n इज अ सबसेट ऑफ w, कोई दिक्कत। फिर देखो यहाँ पर अभी आपने कहा w इज अ सबसेट ऑफ z, तो अगर हम इतने को हटा दें यहाँ से तो ये एक बन जाएगा w इज अ सबसेट ऑफ z। तो यहाँ पर जो पहले लिखा था उसको फिर लिख देते हैं। इससे एक बात हमको पता चली कि अगर n w का सबसेट है, w z का सबसेट है, तो फिर n भी
W का क्या होगा, सबसेट होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि राम का भाई श्याम है, श्याम का भाई घनश्याम है, तो भैया फिर राम का भाई घनश्याम है। बात समझे या नहीं समझे? यहां से देखते हैं, Z किसके अंदर जाएगा, Q, और Q किसके अंदर जाएगा, R के अंदर। ये बच्चा पूरी की पूरी क्या बन चुकी है, एक चेन बन चुकी है। हालांकि इस सिंबल को देख करके हमको पता चल रहा है कि ये सब एक दूसरे के किस तरीके के सबसेट हैं, प्रॉपर सबसेट हैं। इम्प्रॉपर सबसेट नहीं है। इम्प्रॉपर सबसेट की कैटेगरी में बेसिकली कौन आता है, जो सेट दिया गया है वही रख लिया जाता है। बात समझे या नहीं समझे? इतनी बात समझने के बाद अब ये वाला जो सिंबल है बच्चा, ये वाला सिंबल कब इस्तेमाल होगा, जब सबसेट नहीं होगा। जैसे हमने अडॉप्ट किया सेट ए बी सी, और सेट बी हमने ले लिया डी और ई, सी और डी ले लिया। क्या ले लिया, सी और डी। क्या सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं? तो बच्चा सी तो सेट ए के अंदर है, मगर डी क्या सेट ए के अंदर है? नहीं है। तो इससे पता चल रहा है कि बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अब यही बात जो लिखी गई है, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, इसी को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस। अब ये जो ब्लैंक फिल करना है, इसमें क्या बता देते हैं, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट नहीं है। ये जो इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आप देख रहे हो, इसको हम लोग मैथमेटिकली इस तरीके से लिखते हैं, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? आगे बढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। 2 होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। आप मुझे बताएंगे, इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक है। होमवर्क आप सुनेंगे। आपने जब भी नेचुरल नंबर देखा होगा तो इसी फॉर्मेट पर देखा होगा। आपने नेचुरल नंबर हमेशा इसी फॉर्मेट पर देखा होगा। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो हमेशा हमें इसी फॉर्म पर देखने को मिलता है नेचुरल नंबर, क्या हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म पर लिख सकते हैं? इसी प्रोसेस से आपने Z को भी हमेशा इसी फॉर्म पर देखा होगा, या तो ये रिप्रेजेंटेशन या ये, लेकिन दोनों ही है क्या, रोस्टर फॉर्म है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये जो दो हमको हमेशा ही रोस्टर फॉर्म पर देखने को मिलते हैं, क्या इनको कभी भी हम सेट बिल्डर फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर हाँ तो आप रीजन देंगे, मतलब आप बताएंगे कि इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, और अगर नहीं तो आपको रीजन देना पड़ेगा क्यों नहीं, ठीक है। हालांकि अगर मेरी वीडियोस अच्छी तरीके से देख रहे होंगे तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके लिए शायद ये मैथमेटिकल इंडक्शन में आई थिंक एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक से याद नहीं है, मगर तब भी आप गूगल कर सकते हैं क्योंकि अच्छा प्रॉब्लम है। जब भी हम क्यू को देखते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर, उसकी डेफिनेशन हमेशा यही देखने को मिलती है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या क्यू को जो हमेशा हमें देखने को मिलता है सेट बिल्डर फॉर्म पर, क्या हम इसको रोस्टर फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? और सेम प्रोसेस, ये जो रियल नंबर आप देख रहे हैं, रियल नंबर की डेफिनेशन भी हमेशा ये बता जाती है सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो क्या रियल नंबर को भी हम इस फॉर्म पर लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म पर, ठीक है। आप इसके लिए गूगल की हेल्प ले सकते हैं। सिंपली क्वेश्चन मेरा समझ आ गया, ये दो हमेशा हमको सेट बिल्डर फॉर्म पर देखने को मिलते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इनको रोस्टर फॉर्म पर लिख सकते हैं? अगर हाँ तो रोस्टर फॉर्म तो मैं लिख के दिखाना होगा। सेम प्रोसेस अगर इन दो को हम देखते हैं तो ये हमेशा में रोस्टर फॉर्म पर देखने को मिलते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या इनका सेट बिल्डर फॉर्म एग्जिस्ट करता है। अगर हाँ तो आपको बताना है कि वो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। फिलहाल एक्सरसाइज 1.3 की बात करते हैं, तो सबसे पहले उसमें प्रॉपर की बात की जा रही है, एक ये सिंबल और ये सिंबल। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है कौन किसके अंदर कंटेन है। फिलहाल अभी आप, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत आने वाली है, आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, क्वेश्चंस को प्रॉपर अटेम्प्ट लेना है। एक इसमें अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है एक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन। एक इसमें एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ आज की ही क्लास से, जैसे कि हम ये लिखें x इक्वल टू 2 या फिर हम ये लिखें 2 इक्वल टू x, दोनों ही चीजें सेम है, ठीक है। अब ऐसा आपको लग रहा है कि दोनों चीजें सेम है, लेकिन हर चीज के क्या है, कुछ तौर तरीके हैं, कुछ मैनर्स हैं, आपको वो मैनर्स को फॉलो करना होगा। जब हम लिखते हैं a ये, तो इसको रीड एस ऐसे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, a इज अ सबसेट ऑफ, क्या कहा, A इज अ सबसेट ऑफ B। बोल सकते हैं A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B अगर बोलते हैं तो मतलब अभी कुछ पूछने के लिए बचा ही नहीं है। फिलहाल A रीड एज A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। प्रॉपर लगा देते तो ज्यादा बेहतर है, अगर नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं है। अब इसी बात को अगर हम ये लिखें, देखो इसका मुंह पहले भी बी की तरफ खुला था, इसका मुंह अभी भी बी की तरफ खुला हुआ है, ठीक है। मगर याद रखना अब चीजों में बदलाव आ जाएगा। अब इसको बोलेंगे
बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। क्या कहा? बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। क्या इतनी बात समझ पाए? अभी आपको समझ आ रहा होगा कि मैं मैनर की बात क्यों कर रहा था, और अभी आज की जो डाउट सीजन चल रहा था उसमें मैंने ये चीज वहां पर मेंशन की हुई थी। ठीक है, चीजें बिल्कुल अपने एक वेल पैटर्न पर हैं और आपको वो पैटर्न पूरी तरीके से फॉलो करना होगा। हालांकि सुपरसेट अभी समझ आ गया क्या है। जो सबसेट वाली थ्योरी चल रही होती है उसमें जो सेट जिस सेट के अंदर कंटेन होता है, तो जिस सेट के अंदर कंटेन होता है वही सेट सुपरसेट के नाम से जाना जाता है। जब इसके लिखने का तरीका बदलोगे तो इसके रीड करने का भी तरीका बदल दोगे। बात समझे या नहीं समझे? हालांकि इसमें एक क्वेश्चन जो कि मैं देख पा रहा हूं, लिखा गया है एक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन, और साथ में लिखा गया है एक्स इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। रेडियस 1 यूनिट का मतलब अभी आपको समझ आ रहा होगा कि उसकी रेडियस क्या कर दी गई है बच्चा, 1 कर दी गई है। एक तो कह रहा है कि प्लेन में बहुत सारे सर्किल हैं, ये सब बच्चा देखो क्या है, सर्किल है। ठीक है, और एक में कह रहा है कि रेडियस 1 का एक सर्किल है। अब बच्चा देखो कौन किसके अंदर कंटेन होगा। ये रेडियस 1 का एक सर्किल है जो कि आप ब्लैक से देख रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये बच्चा किसका है, ये रेडियस 1 का एक सर्किल है। बाकी जो आपको सर्कल्स देखने को मिल रहे हैं वो सर्कल्स अलग अलग रेडियस के हैं। अब अगर हम एक कलेक्शन तैयार करेंगे तो क्या रेडियस 1 वाला इस सर्किल को अपने अंदर ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। जबकि इस सर्किल के अंदर अगर हम ये मान लेते हैं कि इसकी रेडियस 2 है, इसकी रेडियस 3 है, इसकी रेडियस 4 है और इसकी रेडियस 5 है, तो आप देख रहे हैं कि ये रेडियस 5 का जो सर्किल है वो रेडियस 4, 3, 2 को अपने अंदर कंटेन किए हुए है, जबकि रेडियस 2 का कोई भी सर्किल रेडियस 5 को अपने अंदर कंटेन नहीं किए हुए है। मुझे लगता है आसानी समझ आ गया होगा। फिलहाल यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए बची नहीं है। आप बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, बस 2 ही क्वेश्चंस। ठीक है, केवल 2 ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। आपको लिस्टेड करने हैं सारे के सारे सबसेट, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 और 3। बाकी देखते हैं आप कितना सीख पा रहे हैं। इसके अभी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 आपको इतना ही अटेम्प्ट लेना है। मिलते हैं कल की क्लास में और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।